हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लॉ में आंसर्स को कैसे लिखना है सो दैट आप एग्जाम्शन स्कोर कर पाए। देखो, ये ना एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है सारे स्टूडेंट्स की कि हमको प्रोविजन तो पता है, हमको लॉ पता है कि लॉ क्या बोल रहा है, हमको ये भी पता है कि प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो पता नहीं क्या गलत हो जाता है। पता नहीं आईसीआई मार्क्स क्यों काट देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमने तो पूरा लिखा था। अभी जब मैंने आरटीआई से आई हुई कॉपीज बच्चों की चेक करी थी तो बच्चे यही कह रहे थे कि मैम ये प्रोविजन भी तो यही बोलता है, मैंने भी तो यही लिखा था, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले हमको। देखो, आपको मार्क्स क्यों नहीं मिले उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, बट वन ऑफ द मेन रीजन कि आपकी लैंग्वेज ही सही नहीं है। ठीक है। दूसरा रीजन कि आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तीसरा रीजन कि आपकी हैंडराइटिंग ही इतनी बेकार है कि चेकर को समझ ही नहीं आया कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो आज हम इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर जो चीजें आज मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने ये सारी चीजें देख ली तो आप आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो। आज हम ऐसी बात करेंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि किस तरीके से आंसर्स लिखते हैं। अच्छा मैम, हमको तो पता है, सबने बताया है कि ऐसा करो, पहले प्रोविजन लिखो, फिर क्वेश्चन को ही घुमा के लिख दो, फिर अपना कंक्लूजन लिख दो। अरे तो स्ट्रक्चर बताया है ना, प्रोविजन के अंदर कैसे लिखना है, इन सब के अंदर लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैम सबने बोला है कीवर्ड्स याद करो, कीवर्ड्स तो याद कर लोगे। कहीं पर 60 डेज लिखा हुआ है, कहीं पर आरओसी लिखा हुआ है, स्पेशल रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, कीवर्ड्स भी याद कर लोगे तो भी क्या हो जाएगा। सिर्फ इतना ही इनफ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बट टेंशन नहीं करनी है क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें अभी एक वन गो में बता दूंगी। एग्जाम के पहले आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आपको दिमाग में लेके जाना है व्हेन एवर यू गो फॉर योर लॉ एग्जाम्स। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि कॉमन वर्ड्स क्या होते हैं वर्सेस लीगल वर्ड्स क्या होते हैं, उन कॉमन वर्ड्स का। उसके बाद हम देखेंगे टॉप मैजिकल टॉप मैजिकल लीगल सेंटेंसेस, कौन से 10 ऐसे लीगल सेंटेंसेस होते हैं जो आपके आंसर में मैजिक क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि लॉ का पेपर जैसे ही खत्म हो जाए आपका, तो सबमिशन के पहले पहले आपका पेपर जाए उसके पहले आपको कॉपी में पलटा पलटा के क्या एक बार देखना है। और उसके बाद कॉमन स्टूडेंट्स जो जो कॉमन डाउट्स होते हैं आप लोगों के लॉ के पेपर से रिलेटेड, हम उनको भी एड्रेस करेंगे। उसके बाद ऊपर जो जो देखा उसके बेसिस पे हम एक एमटीपी का क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो जो चीजें बताई गई हैं उस तरीके से किस तरीके से आंसर लिखा है, उन सारी चीजों को कंसिडर करके। तो एक एक करके शुरू करते हैं और आपको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, देखो, हमारा जो दिमाग है, आपको लॉ की लैंग्वेज नहीं आती ना, लॉ की लैंग्वेज आपको नहीं आती, आपको नहीं पता क्या लिखें कैसे लिखें, यू डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर एग्जाम में आपका दिमाग बोल रहा है कि भाई मस्ट लिख दे, मस्ट की जगह आपको शेल लिखना है, हो गया। आपने ये देखा होगा आपके आईसीआई के मॉड्यूल में हर जगह शेल को यूज किया गया है। लॉ में कोई भी चीज अगर आपको बतानी है कि ये करना पड़ेगा, आप शेल ही यूज करोगे। अगर आप बोल रहे हो यस ही कैन पास द रेजोल्यूशन, ही कैन साइन ऑन द स्पेशल रेजोल्यूशन, कैन आपकी नॉर्मल इंग्लिश क्या बोल रही है, कैन, उसको रिप्लेस कर दो मे से। जब भी दिमाग में आए कैन लिखना है, लिख दो मे। अगर आपको लिखना है शुड तो आपने लिखना है आउट टू। अगर आपने लिखना है विल, किसी सेंटेंस में आपको लिखना है जैसे डायरेक्टर विल रिजाइन, ठीक है, ऑडिटर विल अपॉइंटेड अगेन, आप क्या लिखोगे, या तो शेल लिखो अगर ऑब्लिगेशन है। अगर आपके प्रोविजन में ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, अगर ऑब्लिगेशन का प्रोविजन है, आपको क्या लिखना है, शेल। ऑब्लिगेशन क्या, कि लॉ ने ही बोल दिया कि ये ऐसा ही करना पड़ेगा, आपका ऑब्लिगेशन है। लेकिन वहीं अगर पॉसिबिलिटीज है, आपको बोला गया है कि या तो ऐसा कर लो या तो वैसा कर लो, लॉ में ही आपको पॉसिबिलिटीज दे दी कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप यूज कर सकते हो द वर्ड मे। ठीक है, उसके बाद वी हैव, अगर आपको लिखना है नॉट अलाउड,
डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू अपॉइंट हिज रिलेटिव, तो नॉट अलाउड की जगह आप लिख लो प्रोहिबिटेड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लिखना है अलाउड, अलाउड को रिप्लेस करके लिख दो परमिटेड, ठीक है। पता है क्या, इतने वर्ड से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको पता तो है कि लॉ बोल क्या रहा है, ठीक है। दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, लेकिन जो लॉ की लैंग्वेज है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपको लिखना है नीड टू, कंपनी नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, तो आपको नीड टू की जगह लिखना है इज रिक्वायर्ड टू। दूसरी चीज, अगर आपको लिखना है हैज टू, रिप्लेस इट विथ इट ऑब्लिज टू। अगर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू, तो लिखो एज पर, जैसे हर बच्चा लिखता ही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, नो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर वर्ड यूज करो। अगर आपको लिखना है बिकॉज, तो लिखो ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू, ऑडिटर रिजाइंड बिकॉज ड्यू टू ऑडिटर। अब आपको बिकॉज लिखना है, नहीं, इसको रिप्लेस कर दो ऑन अकाउंट ऑफ या फिर ड्यू टू से। अगर आपको लिखना है सो, तो देयर फोर और हेंस लिख दो। अगर आपने लिखना है इफ, तो लिख दो इन द इवेंट दैट। अगर बिफोर लिखना है तो प्रायर टू लिखो, ठीक है। बिफोर एजीएम कंपनी को जो है सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा, तो आप बिफोर मत लिखो, प्रायर टू एजीएम लिखो। अब आपको खुद ही लग रहा है कि सेंटेंस वही है, मतलब वही है, लेकिन उसमें कितना ज्यादा जो है डिफरेंस आ गया। जब आप प्रायर टू वर्ड यूज करो तो वो चीज कितनी हाई लेवल की दिख रही है कि यार अच्छा लिखा हुआ है। अगर बिटवीन लिखना है तो लिखो अमंगस्ट। अगर आपको लिखना है गिव, लिखो ग्रांट और एग्जीक्यूट। स्टार्ट को लिखो कमेंस। अगर स्टॉप करनी कोई चीज सीज, से, तो स्टेट और मेंशन। जैसे हम बोलते हैं एज द क्वेश्चन से, कंक्लूजन में बच्चा ही लिख रहे से मत लिखो, एज द क्वेश्चन मेंशन, एज द क्वेश्चन स्टेट, तो वो चीज ज्यादा सही लगती है। उसके बाद वी हैव टेक बैक मतलब रिवोक, ठीक है। अगर कैंसल, आपको वर्ड लिखना है कैंसल, तो लिखो टर्मिनेटेड। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये सारे ना आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बच्चा एग्जाम में यूज करता है, ये सारे आपके कॉमन वर्ड्स हैं, बच्चा एग्जाम में ये वर्ड्स यूज करता है, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है इन वर्ड्स से। अगर आपने इन वर्ड्स को भी याद कर लिया ना कि भाई कैंसिल की जगह टर्मिनेटेड लिखना है, आपने सिर्फ ये भी दिमाग में रख लिया ना, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कंपनी शेल गिव नोटिस टू मेंबर्स, अरे सर्व नोटिस लिखो, गिव नोटिस की जगह सर्व नोटिस। अभी फील आ रहा है ना, कुछ लॉ जैसा लग रहा है ना आपको। अगर प्रूफ, तो एविडेंस, सिंपल। ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने ब्रेक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। डील विथ एड्रेसेस और हैंडल, जैसे रूल 6 डील विथ दिस सिचुएशन, नो, रूल 6 एड्रेस दिस सिचुएशन। अब आपको, आप पता है, खुद बताओ, अगर आप सिंपली इन कॉमन वर्ड्स को रिप्लेस कर दोगे लीगल वर्ड से ना, अच्छा ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। रीजन बीइंग, सभी बताते हैं, प्रोविजन, एप्लीकेशन टू क्वेश्चन, कंक्लूजन, ये कर करके बच्चा कंफ्यूज हो गया है। यही तो कर रहा हूँ, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है। कॉमन वर्ड्स हैं, रिप्लेस इट विथ लीगल वर्ड्स, बहुत सिंपल है। कैन लिखना है तो मे लिख दो, गिव नोटिस को सर्व नोटिस लिख दो, प्रूफ को एविडेंस लिख दो, ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, बिफोर को प्रायर लिख दो, प्रायर टू। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा पता है, इस पे इसलिए कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि इतनी बेसिक सी बात है। अभी सीए में ना इतना ज्यादा वो बना दिया हुआ कि यार बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट, तो सब कोई डिफिकल्टी लेवल पे चला गया, बेसिक चीज ही भूल गए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना है आपको इन वर्ड्स को, ठीक है। दूसरी चीज, टॉप मैजिकल लीगल 10 सेंटेंसेस, ये आपके आंसर में 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर आपने ये देख लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, और अगर आपने ऊपर सिर्फ ये कॉमन वर्ड्स को भी समझ लिया, बस बेड़ा पार, 60+ आएंगे ही आएंगे। हो ही नहीं सकता कि एग्जाम्शन ना आए, पहली चीज।
टॉप मैजिकल वर्ड्स में लीगल सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन लिखना जरूरी है नहीं, अगर आप कंफर्म्ड हो कि यही सेक्शन का ये आंसर है तो ही लिखना, वरना नहीं लिखना। फिर सिर्फ यही लिखना कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल। ये कब, अच्छा मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा, जैसे कंपनी एक्ट के सेक्शन में लिखा हुआ है। क्या होता है देखो, जितना मैं समझती हूँ, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, जब मैं खुद क्वेश्चन पढ़ती थी मेरे एग्जाम्स में, तो सबसे पहले आंसर मेरे को हिंदी में ही क्लिक होता था यार। मेरे को आंसर हिंदी में ही क्लिक होता था कि यार ये सेक्शन दिया हुआ है, इसमें ये सेक्शन लगेगा, और इस सेक्शन में बोला गया है कि पहले आरओसी के पास कंपनी जाएगी, फिर आरओसी डायरेक्ट करेगा, फिर अगर 60 दिन के अंदर अंदर नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। पहले तो हिंदी में ही पूरा प्रोविजन होता है, ठीक है। कौन ऐसा बच्चा है कि जिसके दिमाग में पूरा इंग्लिश ही घूम जाता होगा? नॉट पॉसिबल। अब मेरे दिमाग में जैसे ही आया कि जैसे कंपनी एक्ट के सेक्शन में लिखा हुआ है, तो मैं इस हिंदी की लाइन को कैसे कन्वर्ट कर दूंगी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कब यूज करना है मैंने वो भी बताया है, यूज दिस व्हेनेवर स्टार्टिंग अ लॉ बेस्ड आंसर। कभी भी लॉ बेस्ड आंसर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे एलएलपी का है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। कभी भी लॉ बेस्ड आंसर स्टार्ट करते हैं तो इसी लाइन से स्टार्ट किया जाता है। दूसरी लाइन, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ। लॉ के अनुसार, अगर आपके दिमाग में है आपको लिखना है लॉ के अनुसार ये बोला गया है, तो आपको क्या लिखना है, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ शोज यू आर फॉलोइंग करेक्ट लीगल बेस। अगर आप ये लाइन लिखते हो तो ये शो करता है कि करेक्ट लीगल बेस आप फॉलो कर रहे हो। ड्यूरिंग माई इंटरमीडिएट एग्जाम्स मैंने यही सारी चीजें फॉलो करी थी। कोई टीचर नहीं आया था ये बताने, ओके। कोई भी नहीं आया था कि यार इसको ऐसे ऐसे करके लिखो, इसको ये करो, ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करो। ये सारी चीजें मैंने समझी उस टाइम पे, ठीक है, इसीलिए आई वॉज एबल टू स्कोर द एग्जाम्शन। तीसरी चीज, इट शेल बी डीम्ड दैट। अब ये लाइन कब यूज करनी है, पहले तो इसका हिंदी मतलब, ऐसा माना जाएगा कि, ऐसा माना जाएगा कि, जैसे हम बोलते हैं ऑडिटर ने टर्म खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दिया, तो इट शेल बी डीम्ड दैट इट इज अ कैजुअल वैकेंसी। तो ऐसा माना जाएगा कि, वहां पे आपको ये यूज करना है। यूज एन इंटरप्रिटेशन टाइप आंसर लाइक एजीएम, कोरम, ओपीसी नॉमिनी एक्सेट्रा। इस तरीके इंटरप्रिटेशन टाइप के जो आंसर होते हैं ना, वहां पे आपको ये यूज करना है, इट शेल बी डीम्ड दैट, ओके। दूसरा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, जब तक किसी और लॉ का रूल ना हो। अगर आप कंपनी के शेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो मतलब आपको सेबी को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी में समझो कोई फॉरेन एक्सचेंज का केस आ गया तो आपको फेमा 1999 को कंसिडर करना पड़ेगा। वहां पे यूज फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस कि भाई फेमा और सेबी में कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो लिखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट। उसके बाद, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन। ये कितनी बार आपने लॉ में देखा होगा, कितनी बार ये लाइन लॉ में, आप तो लॉ कर रहे हो ना, अभी पढ़ रहे हो ना, कितनी बार पढ़ी होगी ये लाइन, नीनी करके हजारों दफा पढ़ ली। मतलब क्या है, चाहे किसी और लॉ में लिखा कुछ भी लिखा हो, इसके बाद भी हम कंपनीज एक्ट को ही मानेंगे। यूज टू शो ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ अ सेक्शन। अगर किसी सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, जैसे सेबी एक्ट में कुछ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन उसको ओवरराइड करेगा, तो आपको उसका आंसर कैसे स्टार्ट करना है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेबी और फेमा एक्ट। बस मजा आ जाएगा। उसके बाद, हेंस द पार्टी शेल बी लायबल फॉर, इसका मतलब इसलिए पार्टी को जिम्मेदार माना जाएगा। कब करेंगे, जब आप कंक्लूजन देंगे फॉर लाइबिलिटी क्वेश्चंस। तो क्या बोला, हेंस द पार्टी शेल बी लायबल फॉर। अगर आपको कंक्लूजन निकालना है किसी लाइबिलिटी वाले क्वेश्चन का, हेंस ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बली के बकरे को ये करना पड़ेगा, हेंस की मैनेजरियल पर्सन, कंपनी के खास लोगों के ऊपर ये लाइबिलिटी आ रही है, तो मतलब कभी भी अगर लाइबिलिटी वाले क्वेश्चन का आप कंक्लूजन देंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पर ये लिखेंगे, हैंस द पार्टी शेल बी लायबल फॉर।
इस तरीके से आपका कंक्लूजन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, देयर फॉर द कंपनी शेल, इसका मतलब क्या होता है, शो सीक्वेंस प्रॉपरली, इससे ना सीक्वेंस प्रॉपरली लगता है, मतलब उसके बाद कंपनी को ये करना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी ने जो है ऑडिटर ने बीच में छोड़ के चला गया, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, therefore the company or the board shall have to fill the casual vacancy within 30 days, ऐसा वहां पे लिखना पड़ेगा। मतलब therefore the company shall, ये वर्ड यूज करो whenever you are using this line in your mind हिंदी में, इससे आपकी सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली दिखती है। उसके बाद तो इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विथ, अगर आपने बोला है, आपको बोलना है, किसी की ड्यूटी को एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या लिखना है, इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विथ। ठीक है, अब जैसे अगर फेमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भाई इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको द सेड पर्सन और कंपनी शेल, आप ये कब यूज करोगे, आप ये यूज करोगे ऊपर जो पर्सन और कंपनी का जिक्र किया गया है उसे ये करना पड़ेगा। ये कब यूज होता है पता है क्या, लॉ में जब किसी पार्टीज को बार बार रेफर करना होता है ना उनको प्रोफेशनल वे में, बार बार, अब तुम बार बार कंपनी का नाम थोड़े लिखोगे, बार बार ऑफिसर इन डिफॉल्ट का नाम थोड़े लिखोगे कि भाई रमेश फलाना डायरेक्टर, अब रमेश को ये करना पड़ता नहीं, द सेड पर्सन और कंपनी शेल, ये ज्यादा प्रोफेशनल वे में दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस इट इज कंक्लूडेड दैट, प्लीज 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 समझो मेरी बात बच्चों, कंक्लूजन यहीं से लिखना, ऐसा ही लिखना, मतलब कि इस प्रकार इस केस में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि परफेक्ट फॉर क्लोजिंग योर आंसर इन ICAI एग्जाम्स। अब देखो कंक्लूजन के दो पॉइंट्स थे, एक तो ये अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस इट इज कंक्लूडेड दैट, बट अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और उसका आप कंक्लूजन दे रहे हो तो आपको लिखना है हैंस द पार्टी शैल बी लायबल फॉर, सिंपल। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 10 सेंटेंसेस बताया, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स एंड फाइनल्स आल्सो, ये सारी चीजें मैंने फॉलो करी है एंड दीज आर द थिंग्स जो मैंने खुद क्रैक करी थी, ओके, एंड आई हैड मेक श्योर कि मैं ये चीज किसी से शेयर नहीं करूं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स योर, है ना, एकदम ऐसे सीक्रेट वाला रेसिपी जो होता है। बट ओके, देखो अगर आपने ये चीज देख ली कि कॉमन वर्ड्स कौन से और उनको लॉ के कौन से वर्ड से रिप्लेस करना है, अगर आप देखोगे तो यार अकॉर्डिंग टू, एज पर, सेम सेम है, बिफोर, प्रायर टू, वर्ड सेम सेम है, कोई मुश्किल नहीं, इसका मतलब आपको भी पता है, ये वर्ड्स आपको भी पता है, पर हम क्या है ना कॉमनली लेमैन लैंग्वेज में ये वर्ड्स यूज करते हैं और हम पेपर में भी ये लिख लेते हैं, इसलिए तो फंस जाते हैं। दूसरा, क्वेश्चन की मैं हमेशा ही मानती हूँ लॉ में अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही अगर आपने बहुत अच्छी कर दी, आपने प्रोविजन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी कर दी, ऐसा अगर आपने जो फैक्ट्स ऑफ द केस बताते टाइम ऐसी स्टार्टिंग कर दी, ऐसी स्टार्टिंग कर दी, ऐसी स्टार्टिंग कर दी, ये लिख लिया बीच में, अगर आपने इस तरीके की चीजें लिख ली, लाइबिलिटी को इस तरीके से कंक्लूड कर लिया, लाइबिलिटी के क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से कंक्लूजन डाल दिया, तो मैं कह रही हूं कि अगर आपको लॉ के आंसर में फुल मार्क्स नहीं मिले तो नाम बदल देना, इट हैपन्स। ये सारी ICAI के आंसर्स को निचोड़ के निकाले हुई सेंटेंसेस हैं, ये वर्ड्स भी वहीं से निकाले हुए हैं, आपको ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है, बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। उसके बाद कुछ लॉ पेपर की ना फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या फाइनल चेकलिस्ट होती है। आपको जैसे ही आपका पेपर हो जाए, सबमिट करने से पहले, अच्छा हमेशा मैं आपको ये बोलती हूँ कि पेपर में आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, राइट, 3 आवर्स, इतना टाइम मिलता है, नो, हमेशा दिमाग में रखो कि 2.5 घंटे में पेपर लिखना है। भाई एक तो लॉ का पेपर बहुत लेंदी आता है, प्रैक्टिकल पेपर में एक फायदा क्या होता है कि भाई यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, 10,000 लिख दिया, इधर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 5,000 लिख दिया, ये ना ऐसे ऐसे लाइंस भरती हैं, तो उसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। लेकिन जो थ्योरी पेपर है ना, बच्चा कहाँ फंसता है, क्योंकि तुमको इतने सारा प्रोविजंस लिखना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको, और क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन बच्चा 2-2 पेज तक खींच रहा है, अच्छा वो खींचना भी चाहिए कि नहीं वो भी अपन देखेंगे, बट आप करते हो कि नहीं ऐसा, वैसे ही बहुत ज्यादा लेंदी आता है। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट, जैसे ही एग्जाम सेंटर में बैठो ना, पेपर मिले, वन थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं,
ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशंस मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 घंटे तक मेरा पेपर चला, ना फाउंडेशन में, ना इंटरमीडिएट में, ना फाइनल्स में। कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बच्चों के रोने सुन रखे थे, मेरे दोस्तों के रोने सुन रखे थे कि भाई पेपर छूट जाता है। ठीक है, अच्छा जिसका ऑलरेडी अटेम्प्ट लग चुका है तो हम तो उससे बात कर ही लेते हैं कि भाई आपका अटेम्प्ट क्यों लगा, ऐसी क्या दिक्कत हो गई। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यार पता है क्या, उनसे सुन सुन के मेरे को एक चीज समझ में आई, क्लास में टीचर्स का बोल बोल के मेरे को एक चीज समझ में आई कि बच्चे का पेपर 3 घंटे में नहीं हो पाता। ये तो शाश्वत सत्य है। मैंने बोला नहीं यार, दुख पता है कहाँ होता है, जब आपका पेपर दिया हुआ है और आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में कुछ छूट जाए। आपको पता है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरा आता था और छूट गया, आप अटेंड ही नहीं कर पाए आप इसको। पता है सबसे ज्यादा दुख वहां होता है, सबसे ज्यादा दुख वहां होता है। तो मैंने मेरे दिमाग में, व्हेन आई वाज डूइंग सीए, मैंने मेरे दिमाग में एकदम क्लियर रख लिया था कि यार कभी भी है ना, ये झमेला तो होने ही नहीं दूंगी अपने साथ। तो मैं ये चीज हमेशा मेक श्योर करती थी कि मेरा कोई भी पेपर हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, और थ्योरी तो खास करके, क्योंकि थ्योरी में बहुत जान चली जाती है यार लिखते लिखते। तो मैं हमेशा से, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर रहती थी, वॉच उतार के सामने रखी और घर से कैलकुलेट करके जाती थी, इतने क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन इतना टाइम लगना चाहिए बस। एमसीक्यू है तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में एमसीक्यू खत्म हो जाने चाहिए। मैं ये चीज फॉलो करती थी, ठीक है, कि मेरे दिमाग में पहले से ही सेट है 2.5 घंटे। अब आप सोचो उसके बाद ना, मेरा हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ कि 30 मिनट या 20 मिनट मेरे पास हमेशा बच जाते थे। पता है इस बीच में मैं क्या करती थी, अपनी क्वेश्चंस पलटा के देखती थी, आंसर्स क्रॉस चेक करती थी। फिर मैं वहां पे देखती थी कि अच्छा कुछ कुछ वर्ड्स मैंने ये वाले तो नहीं लिख लिए, किसी क्वेश्चन में ये वर्ड्स तो नहीं आए, अगर आ गए तो फटाफट काट के उसको रिप्लेस कर देती थी मैं। और बिलीव मी, मुझे उस चीज से इतना फायदा मिला। पता है आरटीआई से जब कॉपीज मंगवाती थी ना, मुझे इतना प्राउड होता था कि भाई लॉ का पेपर कोई ऐसा लिख के बता दे मान जाऊंगी, इतना अच्छा लगता था, है ना। क्यों, अच्छा ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि ये 30 मिनट 20 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बचे रहे, मैंने इसको बफर करके रखा था। 20 मिनट से तो कम कभी मेरे पास बचे ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही बढ़िया करो। और इसीलिए एग्जाम के पहले राइटिंग प्रैक्टिस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिखे, एग्जाम के पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने नहीं करी, तो वहां पे स्पीड कैसे बनेगी। मैं एग्जाम के पहले कम से कम 4 पेपर लिख लिया करती थी, पास पेपर लिख लिए, 2 मॉक लिख ली, 2 पास पेपर लिख लिए। और वहां पे भी मैं ट्राई करती थी 2.5 आवर्स में हो जाए मेरा। और घर पे क्या होता था, कभी 3 आवर्स में ही हो गया, कभी 2.45 मिनट्स में हो गया, कभी 2:30 में ही हो गया, इतने में हो गया मेरा। तो मेरे को बड़ा सही लगता था, ऐसे करके जो है मेरी आदत बनी। मैं आपको वही बता रही हूँ। अच्छा, तो ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आप ये अपने दिमाग में चीज रखो कि भाई 2.5 घंटे ही है मेरे पास पेपर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं देखती थी कि कोई सेक्शन और एक्ट जो है, मैंने मेंशन करा है क्लियरली, अगर किसी सेक्शन में डाउट है तो हटा दो इसको वहीं के वहीं, जरूरी नहीं है सेक्शन लिखना, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं लिखती थी कि भाई मैंने कोई भी क्वेश्चन जो है प्रोविजन से स्टार्ट करा, हाँ करा, क्या मैंने उनकी स्टार्टिंग कुछ इन्हीं वर्ड्स से करी है, इन्हीं सेंटेंसेस से करी है, हाँ करी है, मुझे लॉ जैसा लग रहा है, क्या मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा, क्या मैंने अप्लाई करे उसको फैक्ट्स को, और एंड में कंक्लूजन मैंने अच्छे से दिया क्या, जैसे कि ऐसा कंक्लूजन लिखा क्या, अगर लाइबिलिटी वाला है तो ऐसा कंक्लूजन लिखा क्या मैंने। ठीक है, उसके बाद लीगल वर्ड्स मैंने यूज करे ना इंस्टेड ऑफ कॉमन वर्ड्स। मतलब पता है क्या, जैसे मैं आंसर चेक करती थी ना, कभी कभी क्या ना जल्दी जल्दी में भूल जाती थी, अगर मैंने लिख लिया कैन, और स्कैनिंग करते टाइम मुझे वो 20 मिनट में पता चल गया भाई कैन लिख दिया, फटाफट काट के मे कर देती थी मैं इसको फटाफट काट के ना मे कर देती थी कि भाई कैन नहीं लिखना। कहीं पे अगर मैंने बिफोर लिख लिया गलती से भी, फटाफट इसको काट के मैं प्रायर टू लिख देती थी। कहीं पे भी लिख दिया गिव नोटिस, काट के सर्व नोटिस कर देती थी। तो मैं ध्यान रखती थी कि भाई मैंने लीगल वर्ड्स को यूज करा है ना इंस्टेड ऑफ कॉमन वर्ड्स। मैंने इसी तरीके की सेम लिस्ट मेरे लिए बना के रखी थी, सेम। इस लिस्ट को मैं रोज ड्यूरिंग माई फाइनल्स, ड्यूरिंग माई इंटरमीडिएट, मैंने रोज देखा है इस लिस्ट को। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अंडरलाइन करी कि नहीं करी। बच्चा कहता है मैडम टाइम ही नहीं बचता। देखो मैं आपको ये कह रही हूँ, पहले तो 30 मिनट का बफर अपने पास रख के चलो कि जो 30 मिनट है ना, ये आपके पॉकेट में फ्री के होने चाहिए। ठीक है, आपके पॉकेट में रखे होने चाहिए कि ये तो टाइम मेरे पास फोकट ही है,
मुझे सिर्फ ये सारी चेकलिस्ट को अप्लाई करना है, मुझे इन चेकलिस्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद पता है क्या आपने क्या करना है, जब भी आप आंसर लिखते हो, ठीक है, जैसे आपने कोई भी आंसर लिखा, जैसे एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, समझो सेक्शन 8 कंपनी, अब जैसे ये लिखा ना, हाथों हाथ अंडरलाइन कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार सारे आंसर्स लिख लूं फिर पेन उठा के लास्ट के 5 मिनट में अंडरलाइन करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैम अंडरलाइनिंग किस किस को करना है, कीवर्ड्स को, लेकिन मैम आईसीए की कीवर्ड्स याद नहीं है, लेकिन मोटा माटी पता है वो बोल क्या रहे, तो हमने तो वही लिखा है, तो कोई बात नहीं। जहां पे तुमने कॉमन वर्ड्स की जगह लीगल वर्ड्स यूज किए उसको अंडरलाइन कर दो कहीं पे, जैसे सर्व नोटिस लिख दिया, तो इस सर्व नोटिस जैसे ही ई खत्म हुआ लाइन कर दो ना। अगर आपने ये करा तो आपकी अंडरलाइनिंग कभी नहीं छूटेगी, और इससे बेनिफिट ये होगा, आपको क्या अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को, सेक्शंस को, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को, कंक्लूजन को अंडरलाइनिंग करना मत भूलना, ठीक है। जैसे आपने ये खत्म करा, अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस इट इज कंडक्टेड दैट, कंडक्टेड को अंडरलाइन, बाद में जो लिख रहे हो उसको अंडरलाइन। अंडरलाइन करना पता है क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट इन लॉ। देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं जो चेकर है ना उसका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, ठीक है। हम लोग बहुत बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बेकार तरीके से कॉपी चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यार मेरी बात सुनो, किसी इंसान के पास लिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड कॉपीज हैं चेक करने के लिए। अगर वो देखेगा खराब राइटिंग, पुअर लीगल टर्म्स यूज की गई हैं, अगर वो लिखेगा चिपका चिपका के लिखा गया है, अगर वो देखेगा कि कहीं पे भी अंडरलाइन नहीं है, पूरा वो कीड़े मकोड़े की राइटिंग मुझे पढ़नी पड़ रही है, तो फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं, वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं यार। मैं खुद हूं तो मैं नहीं पढ़ूंगी यार, आप भी बनेंगे तो आप भी नहीं पढ़ोगे, दिमाग खराब हो जाता है। अगर आपने अंडरलाइन कर दिया ना तो एग्जामिनर को एक चीज क्लियर होती है कि भाई अंडरलाइनिंग जो है वो कीवर्ड्स पे बच्चे ने करी है। बच्चे ने अगर लिखा है सर्व नोटिस, अच्छा सर्व नोटिस 30 डेज पे उसने अंडरलाइन करी है, आरओसी पे अंडरलाइन, अच्छा आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस सर्व करना है, बस वो सिर्फ ये देखेगा, बाकी देखेगा भी नहीं, टिक करेगा, 4 मार्क्स फुल, आगे बढ़ो। तो अंडरलाइन इतनी जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद कॉमन डाउट्स जो आप लोगों के होते ही होते हैं, पहला, मैम सेक्शन नंबर याद नहीं है या डाउट है कि ये सेक्शन है कि नहीं। बहुत सिंपल क्लैरिफिकेशन, अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है या डाउट है कि क्या इसी सेक्शन का आंसर है, डोंट टेक रिस्क, सिर्फ ये लिखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट, ये लिखो ना यार। कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा लिखने की, भर भर के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर में जरा भी डाउट है मत लिखना, अगर गलत, देखो सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी अगर आपने ये जो मैजिक सेंटेंसेस है ये यूज कर लिए, अगर आपने ये कॉमन जो वर्ड्स हैं उसको यूज कर लिया, लीगल वर्ड्स को कॉमन वर्ड्स की जगह लीगल वर्ड्स को यूज कर लिया, तो एग्जामिनर वैसे ही नहीं देखने वाला कि तुमने सेक्शन नंबर लिखा कि तुमने सेक्शन नंबर नहीं लिखा। लेकिन अगर तुमने लिखा तो वो क्रॉस चेक करेगा, और अगर जो वो गलत निकला तो पूरे मार्क्स काट देगा, क्योंकि बोलेगा तुमने सेक्शन 8 लिखा है, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10 का दे दिया, तो उसको ये लगेगा कि बच्चा पागल है, नहीं आता इसको, तो लिखो ही मत, आई वुड सजेस्ट मत लिखो। उसके बाद इट इज कंपल्सरी टू राइट डेफिनेशंस एग्जैक्टली एज इन द एक्ट। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत, डेफिनेशन फेमा में कितनी डेफिनेशन पढ़ी, करेंसी की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, उसकी रिलेटिव की डेफिनेशन, बच्चा कहता है मैडम इतना कैसे रटूं मैं, एज इट इज डेफिनेशन को कैसे रटूं। आपका डाउट होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ, सबका होता है, कमेंट में बताओ मुझे, होता है कि नहीं, सबका होता है। तो सुनो, आपको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, नो, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स बट कीप द मीनिंग करेक्ट। अब रिलेटिव में जो जो रिलेटिव आता है अपने वर्ड्स में लिखो ना, लेकिन जो जो आते हैं वही लिखो, कोई एक्स्ट्रा मत लिखो। करेंसी का मतलब क्या होता है, एक तो कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, और कुछ भी ऐसी चीज जो जिसको रिडीम करे तो उसके बदले करेंसी मिलती है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल्स ड्रॉ करते हैं, चेक ड्रॉ करते हैं, लिखो ना। ये जरूरी थोड़ी है जैसा आईसीए के मॉड्यूल में डेफिनेशन, ऑफनली ऐसा माना जाता है कि भाई जो डेफिनेशन है ना वो तो एज इट इज होनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ नहीं, तुम अपने वर्ड्स में लिखो। जब मैंने बोला अपने वर्ड्स में लिखो तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉमन वर्ड्स को लीगल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि सबसे पहले हमने लिस्ट देखी है, ये इसको यूज करो और अपने वर्ड्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मतलब करेक्ट होना चाहिए बस। उसके बाद अच्छा पता है आईसीए तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि तुम पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे मॉड्यूल का पेपर में, नहीं करती भाई एक्सपेक्ट।
उनको किसी पागल कुत्ते ने काट नहीं खाया, उनको भी पता है नहीं हो, वो उनसे खुद से नहीं हो सकता, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट लॉ की टर्मिनोलॉजी तो यूज करो। उसके बाद शुड आई राइट केस लॉस इवन इफ नॉट आस्क्ड? बिल्कुल। देखो, इफ यू रिमेंबर अ रिलेवेंट केस लॉ, डेफिनेटली मेंशन इट, इट कैन एड वेटेज इन योर आंसर। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से याद है कि ये केस लॉ जो है इसी तरीके का था, आप उसको मेंशन करो, बिल्कुल करो, ठीक है। कैन आई यूज शॉर्ट फॉर्म लाइक ओपीसी, आरओसी एक्सेट्रा? बच्चे कह रहे हैं मैडम यूज कर सकते हैं क्या? ये फिर से अटक रहा है क्या? नहीं, ओपीसी, आरओसी, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते, करो, यस, बट आफ्टर फर्स्ट फुल फॉर्म। लाइक अगर किसी आंसर में आपने लिखा 1% कंपनी, ब्रैकेट में लिख लो ओपीसी, अब उस पूरे आंसर में, जैसे कि देखो, अगर समझो ओपीसी से रिलेटेड कोई आपके पास जो है क्वेश्चन, आपने प्रोविजन में लिख दिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और आपने लिख दिया 1% कंपनी, और आपने लिख दिया ओपीसी। अब जब आप फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन लिखोगे, आप इसमें ओपीसी लिखो, बस पूरा मत लिखो 1% कंपनी, ठीक है। अगर आपने कंक्लूजन लिखना है तो फिर से ओपीसी लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, पर एक बार पूरे आंसर में एक बार उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म होना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको ऐसा नहीं लगे क्या लिख दिया, उसको पता हो कि अच्छा ऊपर ही तो इसने ब्रैकेट में लिखा था ओपीसी का मतलब 1% कंपनी। बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। फिर दूसरा बच्चे का डाउट कि भाई एक आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इतना बड़ा मिथ है बच्चों के बीच में कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पेज लिख के आओ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पेज लिख के आओ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पूरे पेज भर के आओ। मतलब बच्चे कथा लिख के आते हैं और इतना नॉनसेंस लिखते हैं, उसमें कुछ आंसर का कुछ कनेक्शन नहीं होता क्वेश्चन से, बस पेज भरते हैं। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, दिस इज नॉट बीकॉम, ठीक है, बीकॉम नहीं है ये, क्लियर हो जाओ। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स। आप यहाँ पर मार्क्स देख के पेपर्स का अंदाजा नहीं लगा सकते कितने पेपर भरने हैं हमको, ठीक है। तो देखो, क्वालिटी मैटर करती है लेंथ से ज्यादा। अगर आपने अच्छी 10-12 लाइंस, लाइंस का मतलब है 10-12 बुलेट पॉइंट्स भी अच्छे लिख दिए ना आपने, तो भी बढ़िया हो जाएंगे। विथ हेडिंग अगर आपने अच्छा लिखा तो वो भी बढ़िया है, 2 पेज की तुम्हारी स्टोरी से। स्टोरी देख के एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट होता है और कुछ नहीं करता, बिना मतलब मार्क्स काट देता, चेक ही नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है। समझो बात को। अब मैंने बोला क्वालिटी मैटर्स, मतलब मैं ये मान रही हूँ कि जो मैंने 10 मैजिकल सेंटेंस बनाए वो आपके दिमाग में फिट है। जो मैंने बोला कि कॉमन वर्ड्स को लीगल टर्म से रिप्लेस कर दो, आपने वो भी फॉलो करा, आपने प्रॉपर हेडिंग दी, 10-12 बुलेट पॉइंट्स लिख लिए, पैराग्राफ नहीं, 10-12 बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। यहाँ पे तुमको 2 पेज की कथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वहां कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही होती है, समझो बात को। उसके बाद इफ आई डोंट नो फुल आंसर शुड आई लीव इट ब्लैंक, सबसे बड़ी बेवकूफी की बात कोई कर सकता है तो वो यही कर सकता है। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा ही पता है, फुल आंसर नहीं पता है, छोड़ देते हैं इसको, मत छोड़ो यार, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपको पता है क्या करना है यहाँ पर। देखो, अब बताओ आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा कुछ तो पता होगा, जैसे कि कंपनी को, आरओसी को बताना पड़ेगा, यही लिख दो तो भी कुछ 1 मार्क्स तो मिलेगा। बच्चों को देखा है जो 39 पे फेल हो जाते हैं, बच्चों को देखा है जो एग्रीगेट पे 1 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, उनसे पूछो 1 मार्क्स की वैल्यू क्या होती है। राइट इट डाउन यार, फुल आंसर नहीं पता है तो भी लिखो, यू हैव टू, ठीक है। जैसे कि हमने लॉ में बहुत कॉमन चीज बताऊं क्या, देखो कंपनी कुछ भी कर रही है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लफड़ा निकला, ऑडिटर चला गया, या फिर कुछ भी कंपनी में दिक्कत हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फलाना ढिमकाना, तो कंपनी को कुछ भी करके क्या करना पड़ता है, 2 न्यूज़पेपर में बताना होता है, इंग्लिश और वर्नेकुलर लैंग्वेज। जो रजिस्टर ऑफिस के एरिया में सर्कुलेट होता है वो न्यूज़पेपर, दूसरा वेबसाइट पे प्लेस करना पड़ता है वो। तो बस इतनी सी भी लाइन लिख ली ना कि भाई कंपनी कुछ तो कर रही है और ये तो कंपनी को करना पड़ेगा, तो इसको भी लिख लो, उसका भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेवर लीव ब्लैंक, राइट वॉट एवर लॉ यू नो रिलेटेड टू टॉपिक, हाफ मार्क्स इज बेटर देन 0 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर जैसे मैंने बोला कि आपने न्यूज़पेपर वाली बात भी लिख दी तो 1 मार्क्स भी बढ़िया है 0 से, तो हो सकता है 39 आ रहे हो आपको, अब ये 1 मार्क्स बताओ कितना सही है आपके लिए बजाय 0 के। राइट इट डाउन, ओके। अब उसके बाद हम एक आंसर करेंगे एमटीपी का, ठीक है।
उसके पहले मेरे को देखने दो, मेरे पास ये है ना, एम टी पी। अरे भाई ये तो खत्म ही हो गई। अब जो भी मैंने आपको चीजें बताई ना, उसके बेसिस पे अब मैं आपको बताऊंगी। उम, उम, ये मैंने दूसरा खुल लिया क्या? उसके बेसिस पे आपको कैसे जो है, उसके बेसिस पे आपने कैसे उस चीज को करना है, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि यार अंडरलाइन करो, मैंने बताया बुलेट पॉइंट्स में लिखो, मैंने बताया कीवर्ड्स को यूज करो, मैंने बताया कि पहले आप प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखो, स्टार्टिंग ऐसे करना, मैजिकल सेंटेंसेस बताए मैंने आपको, कुछ लीगल टर्म्स बताई, कुछ कॉमन वर्ड्स की। देखो उसके बेसिस पे हम एक जो है आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना है आपको, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा कलर यूज करें, ब्लू ही करेंगे, ग्रीन करते हैं, रेड, रेड तो भूतनी का कलर हो जाएगा। आलोक इनकॉर्पोरेटेड अ 1 पर्सन कंपनी, अच्छा जी। मेकिंग हिज सिस्टर अपेक्षा एज द नॉमिनी, अच्छा ओपीसी में नॉमिनी बनाते थे, हाँ बनाते थे, ठीक है। अपेक्षा इज एन इंडियन सिटीजन, अपेक्षा क्या है, इंडियन सिटीजन। शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुरादाबाद, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुरादाबाद क्यों दिया हुआ है, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया होगी। हाउएवर now Apeksha and her husband are leaving India permanently to stay with their son who is settled abroad for the last 15 years। 15 साल से बच्चा वही है, मतलब बच्चा एनआरआई, ठीक है। अभी ये भी उधर ही जा रहा है। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉविंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी। पहले तो याद करो, क्या ओपीसी में ऐसे कंसेंट बदली जा सकती है, क्या ओपीसी में ऐसे कंसेंट को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। जरूर वेट थोड़ी करेंगे, बीच में भी तो विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस वेदर आलोक कैन अपॉइंट हिज माइनर सन शंभू एज द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अब जितना मैंने बताया ना, अब देखो मेरे दिमाग में क्या क्या चलेगा। यार मैंने कुछ ओपीसी का पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, उसमें नॉमिनी बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इसने अलेखा अपनी बहन को नॉमिनी बनाया, बना सकता है, बना सकता है। अच्छा अलेखा ने बीच में ही विड्रॉ कर दिया, कर सकती है, कर सकती है। अच्छा उसने विड्रॉ करा तो किसी ने किसी को नॉमिनी रखना पड़ेगा, तो किसी और को रख सकता है आलोक, हाँ रख सकता है। तो रख सकता है कि अपने बेटे को रख सकता है जो कि माइनर है। यार अब मेरे को यहाँ पे समझो डाउट है कि माइनर को रख सकता है कि नहीं रख सकता है। अब मैं यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करूंगी कि लॉ ने अगर माइनर लिख दिया, माइनर की तो शादी नहीं करवाते, लॉ कह रहा है माइनर तो शादी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अक्ल की कमी होती है उसमें, तो नॉमिनी कहाँ से बनेगा। तो मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊंगी कि यार माइनर है, दिमाग नहीं है इसमें, मेजर होना चाहिए, और प्रोविजन में भी यही लिखा हुआ था। अब ये पूरा हिंदी में मेरे दिमाग में फ्रेम हो गया। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लियर है कि सबसे पहले तो मेरे को प्रोविजन लिखना है, फिर उसके बाद मुझे ये लिखना है, अरे बाप रे रबड़ कहाँ गया, छोटा रबड़ है क्या, मुझे ऐसे चितरना पसंद नहीं है, सॉरी। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी कि यार सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगी, प्रोविजन लिख दूंगी, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दूंगी, फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दूंगी, बना सकता है कि नहीं बना सकता है। अच्छा लैंग्वेज का क्या करूंगी, अच्छा जो मेरे पास मैजिकल सेंटेंसेस थे ना, वो मैजिकल सेंटेंस को पढ़ लूंगी अच्छे से, देखती हूँ मैं मैजिकल सेंटेंस में क्या क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। क्या लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो क्या इसमें मेरे को लाइबिलिटी से रिलेटेड कंक्लूजन देने की जरूरत है क्या, जो हमने मैजिकल सेंटेंसेस में देखा था, नहीं, उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ओके ठीक है। अब देखो ये 5 मार्क्स जो है ना, मेरे दिमाग में मेरे को पूरा प्रोविजन पता है, मतलब ये 5 मार्क्स मेरे नहीं, अभी एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि मेरे को पता है, कैसे बताऊंगी मैं। अब देखो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, प्रोविजन को लिखूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, प्रोविजन को लिखूंगी। अब देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सब ऐसा ही लिखते हैं। क्या हमारे पास हमारे मैजिकल सेंटेंसेस में ये लिखा हुआ था क्या, भाई साहब सबसे पहले यही लिखा हुआ था।
सेक्शन क्यों नहीं लिखा मैम? सेक्शन जरूरी नहीं है, कौन याद करेगा सेक्शन? आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि आपको सेक्शन याद है। बोल बोल के गला दुख जाता है। चलो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस, सेक्शन याद है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिखो ना, क्या वांदा है? एक तो तुम लोग इतने टेंशन लेके घूमते हो, लॉ में तो इतनी सबकी फटी पड़ी है, कुछ भी नहीं है। याद करो कॉमन वर्ड्स के अपोजिट लीगल वर्ड्स क्या है, मेडिकल सेंटेंसेस क्या है, प्रोविजन हिंदी में समझ लो क्या बोलता है, तुम्हारी नहीं आ पार एवरी। अच्छा, अब मेरे को क्या पता, अब देखो मैंने वहां पे जब क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने क्या बोला, 1 पर्सन कंपनी नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, तो ये भी लिखो एवरी 1 पर्सन कंपनी। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैडम क्या मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, ओपीसी आरओसी? हाँ कर सकते हो बेटा, पर सबसे पहले फुल फॉर्म लिखो, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख लो, फिर क्वेश्चन में बाद में ओपीसी यूज करते रहना। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, एवरी 1 पर्सन कंपनी ब्रैकेट में लिख दिया ओपीसी, ताकि आगे जाके ओपीसी लिखूं तो दिक्कत नहीं आए। शेल, मस्ट मतलब करना पड़ेगा, यहां पे मस्ट हमारा कॉमन वर्ड है, उसके अगेंस्ट मेरा लीगल वर्ड क्या था, शेल, तो मैंने लिख दिया शेल। क्या लिख दिया मैंने? शेल। शेल हैव अ नॉमिनी हु इन द इवेंट ऑफ द सोल मेंबर्स डेथ। इन द इवेंट ऑफ मैम कहां देखा था? आपको याद नहीं होगा। इफ, देखो अब अगर मैं कॉमन इंग्लिश में बोलूं, इफ सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो इस केस में नॉमिनी उसके कुर्सी को हड़प लेगा या उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगा, इफ डेथ हो गई तो, है ना। इफ मतलब हो गई तो मैंने उसकी जगह क्या यूज किया, इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट दैट। समझ आ रहा है किस तरीके से वर्ड्स यूज हो रहे हैं? ओके, द सोल मेंबर की डेथ और इनकेपेसिटी शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर? क्लियर। अब देखो मैं चाहे तो यहां पे लिख सकती थी द नॉमिनी शेल बी ए नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन, यहां पे लिख सकती थी, नहीं। कॉपी, आप एक बार बताओ, एग्जाम फीस भरी है ना आपने, फॉर्म भरा था तो एग्जाम फीस भरी है ना, यूज करो ना स्पेस को। कुछ बच्चे ऐसे इतने कंजूस होते हैं, कंजर, पता है क्या करते हैं, यहीं से यहीं चिपका के लिखते जाएंगे। क्यों भाई क्यों? अरे यार ये फिर बंद हो गया। हमारा कैमरा भी ज्यादा ही होशियार बनता है। क्या बोला मैंने? अब चाहे तो हम इसको एक साथ ऐसे लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिखना भाई, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, द नॉमिनी शेल। अच्छा लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, नीट एंड क्लीन। मैं तो बोलूंगी कि इसके बीच बीच में भी लाइन छोड़ना, लाइन छोड़ छोड़ के ही लिखना, दिमाग में याद रखना, इसको चिपका चिपका के ऐसे मत लिखना। फिर लाइन छोड़ के मैंने क्या लिखा, द नॉमिनी शेल बी ए नेचुरल पर्सन बी एन इंडियन सिटीजन। आप देख रहे हो मैं अंडरलाइन करते गई हूँ, बी एन रेसिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा कि भाई स्टे करें इंडिया में नॉट लेस देन 120 days इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में। फिर मैंने लिखा कि भाई अब यहाँ पर माइनर जो है एलिजिबल नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे एक तो बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया जो मेरा आंसर था, बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, हाँ बिल्कुल लिख दिया, इसको अलग से बता दिया, इसको भी अलग से बता दिया। अब देखो आपका प्रोविजन कितना सही लग रहा है। फिर आया एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट केस। अब ध्यान देखना, बच्चा क्या करता है, पूरा क्वेश्चन उठा के डाल देता है। अब बताओ हमारे क्वेश्चन में दो चीजें हुई थी, अलेखा जा रही है और आलोक शंभू को लेके आ रहा है। अलेखा कौन? बहन। शंभू कौन? उसका बेटा जो कि माइनर है। अलेखा जा रही है, शंभू को लेके आ रहा है। क्या यहाँ से मैं 2 पॉइंट बना सकती हूँ? बना सकती हूँ। पहले पॉइंट में लिखूंगी प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, अलेखा जा रही है, करंट नॉमिनी है, विड्रॉ कर रही है, वो यहां से जा रही है। दूसरे केस में मैंने लिखा उसका बेटा आ रहा है, वो अपने बेटे को यहाँ पे लेके आना चाहता है।
तो क्या मैंने एप्लीकेशन में बाइफरकेट कर दिया 2 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी मैंने इसको 2 पॉइंट्स को बना दिया, एकदम बढ़िया। मैंने कंक्लूजन में क्या लिख दिया कि भाई अकॉर्डिंगली आलोक शेल नॉट, देखो शेल नॉट जरूरी था, अंडरलाइन कर दिया लिखते लिखते। फिर मैंने करा हिज माइनर सन शंभू एज द नॉमिनी, नहीं अपॉइंट कर सकता भाई, अच्छा नहीं कर सकता तो किसी और को कर लेना भले। अब देखो ये स्मार्ट चीज है, कुछ बच्चे सिर्फ इतना बोल देंगे कि हैंस इट इज कंक्लूडेड कि जो आलोक है शंभू को अपॉइंट नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, आप इतना लिख सकते हो, लेकिन अब सामने वाले के दिमाग में आपको इंप्रेशन जमाना है, तो पता है क्या करोगे यहाँ पे, मैंने क्या करा, इसको आलोक जो है वो अपने बेटे को तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो माइनर सन है। फिर मैं लिखूंगी, अब एक बात बताओ, ऊपर मैंने क्या लिखा था कि नॉमिनी क्या क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, लिखा था ना। नीचे लिख दूंगी भाई उसको किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट करना चाहिए जो नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो, रेसिडेंट इन इंडिया हो और मेजर हो, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। बताओ बताओ कितना सही, ये लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी मैंने, जो ऊपर प्रोविजन लिखा था उसी को यहाँ पे घुमा के लिख दिया, बट अब एग्जामिनर के दिमाग में क्लिक जाएगा कि हाँ कितना बढ़िया लिखा है। इस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है। अब ये आंसर भले 6 मार्क्स का भी होगा ना ये क्वेश्चन, तो आपको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्या मैंने 6 पेज भरे? नहीं, 1 पेज का है ये। क्या मैंने 6 पेज फिल करे? नहीं करे। बुलेट पॉइंट्स में लिखा, आई वुड एडवाइस लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, जैसे बचपन में हमारी नोटबुक में लिखते थे हम, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, नीट एंड क्लीन दिखता है उससे। लाइन छोड़ छोड़ के लिखने की आदत डालना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आप अब आज के वीडियो में हमने क्या देखा, कॉमन वर्ड्स वर्सेस लीगल वर्ड्स, आपको कौन कौन से लीगल वर्ड्स यूज करने हैं, टॉप मैजिकल लीगल 10 सेंटेंसेस, जिसमें आपका कंक्लूजन, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स और आपके प्रोविजन बहुत बढ़िया दिखेंगे। आपकी फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए बिफोर सबमिशन, कॉमन डाउट्स क्या होते हैं आप लोगों के, हमने उनको एड्रेस करा, प्लस जो आंसर जिस तरीके से हमको लिखना चाहिए एमटीपी का आंसर मैंने आपको लिख के बताया। अगर आपने ये सारी चीजें, ये जो अभी हमने 5 पेज में बात करी है, अगर ये सारी चीजें आपने कर ली तो आप, इट्स माय गारंटी कि आप आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से 60+ मार्क्स जो है एग्जाम में सिक्योर करोगे लॉ में। ठीक है, तो आपको कुछ ही चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ओके, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा एलएलपी का रिवीजन। तब तक के लिए आप इन चीजों को ध्यान में रखिए, इन चीजों को ध्यान में रखिए आप, कि आपको पेपर सॉल्व करते हुए यही सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू ऑल। तो इसी तरीके से अपने पेपर को अटेंड करिएगा अपने लॉ के एग्जाम्स में, टू स्कोर द एग्जाम्शंस। मिलते हैं हमारे अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।